हाय गाइस। आज की क्लास में हम टेंस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समय जो होता है वो भूतकाल में भी होता है, भविष्यकाल में भी होता है और वर्तमान में भी होता है। इसी तरह इन तीनों टेंस को और 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस और उसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इन तीनों टेंस को और इनके इन चारों पार्टों को स्टडी करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पर इस चार्ट में मैंने इनमें यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब आपको बताई है। आप चाहें तो इसे यहाँ से याद भी कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते करते आप सीख ही जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टेंस, जो कि है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होता है वो ऐसे वाक्यों में यूज़ होता है जिनके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। मतलब हम वर्तमान समय की बात कर रहे होते हैं और अंत में हमारे वाक्य के ये सब आना चाहिए, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, उसके सेंटेंस बनाते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्तमान काल का वह स्वरूप है जिसका उपयोग उन घटनाओं या कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में किसी समय के अंतराल के भीतर घटित हुए हैं। इस काल के वाक्यों में आदतें, दैनिक क्रियाकलाप, नियमित कार्य, सामान्य गतिविधियों के बारे में भी बताया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। जैसे कि आप कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रमेश बाजार जाता है। दोस्तों, ये भी वर्तमान समय की बात ही है, न भूत है न भविष्य, वर्तमान समय की। लास्ट में आ रहा है ता है। देखिए, तो इसका सेंटेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। सीता गाना गाती है। देखिए, लास्ट में ती है आ रहा है। मैं जाता हूँ, ये ऑफिस जाता है। तारे टिमटिमाते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हैं, इसलिए इनका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हिसाब से बनेगा। दोस्तों, हर टेंस की तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद में नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। और नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इन सब का रूल्स भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो एक साथ इन्हें याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी हम इन सारे रूल्स को डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा जो रूल्स रहेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे, जो भी वाक्य हम बनाएंगे, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब के हिसाब से एस या ई एस लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें आपको इतना तो बताया जाता है कि लास्ट में एस या ई एस लगाना पड़े। लेकिन ये एस या ई एस वर्ब के किस हिसाब से लगते हैं, क्यों लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं और कौन-कौन सी वर्ब के साथ में एस लगेगा, किसके साथ में ईएस लगेगा, ये हम आपको अपने क्लास में डिटेल में बताने वाले हैं। इन वाक्यों को बनाते समय सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिया में वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस या फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम गोज़ टू स्कूल डेली। राम जो है वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा, गो जाना हमारी क्रिया होगी और लास्ट में यहाँ पे ईएस लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू स्कूल डेली, हमारा स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में आया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम दिया हो जैसे राम, तब हम क्रिया में एस या ई एस जोड़ेंगे। जैसे कि मनोहर गोस टू स्कूल ऑफिस, सॉरी ऑफिस डेली। तो मनोहर जो है वो एक नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ई एस आ गया है। ठीक है। अगर कुछ और बोलते, जैसे कि ही गोस, जो दोस्तों ही है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसके आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस आता है। मुख्य क्रिया के साथ ईएस लगाने के दोस्तों कुछ नियम होते हैं जो वर्ब के हिसाब से और शब्द के हिसाब से रहते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिन क्रियाओं के अंत में अक्षर ओ होता है उसमें हम ईएस लगाएंगे। जैसे कि गो का हो जाएगा गोस, डू का हो जाएगा डज। जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस होता है,
एस एच हो वहाँ भी हम ई एस लगाएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं मिस, तो इसका मिसेस हो जाएगा। हम बोलेंगे पास, इसका पासेस हो जाएगा ई एस लगाने के बाद। हम बोलेंगे पुश, इसका पुसेस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एच भी है, मैंने लिखा नहीं है, उसका प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह जिन क्रियाओं के अंत में एक्स होगा, डबल जेड होगा, सी एच होगा, वहाँ पर भी आपको ई एस लगाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फिक्स, तो इसका फिक्सेस हो जाएगा। रिलैक्स, देखिए लास्ट में एक्स लगा हुआ है तो इसका रिलैक्स ई एस लगने के बाद रिलैक्स हो जाएगा। बज़, देखिए लास्ट में डबल जेड लगा है तो इसका बज़ेस हो जाएगा। इसी तरह मुख्य क्रिया के अंत में वाई से हो, लेकिन वाई से पहले कोई व्यंजन हो, तो ऐसे में सबसे पहले वाई को बदला जाता है आई में। दोस्तों गौर से समझिएगा इस चीज़ को, ध्यान से। किसी भी क्रिया का अंत वाय से हो, मतलब किसी भी क्रिया के अंत में वाय आ रहा है और उससे पहले कोई व्यंजन आ रहा है, ठीक है। व्यंजन मतलब हमारे जो ए बी सी डी होते हैं वो, और हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए आई ओ यू। अगर व्यंजन आ रहा है वाय से पहले तो हम वहाँ पर वाय को चेंज कर देंगे आई में और ई एस जोड़ देंगे। जैसे कि क्राय है, क्राय को हम वाई हटाकर आई करेंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे तो क्राइस हो जाएगा। ये दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी होगी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ना कि कहीं और। इसके अलावा मैरी रहेगा, लास्ट में आर है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो हम वाई हटाकर आई कर देंगे और ई एस जोड़ देंगे, मैरीज हो जाएगा। इसी तरह ट्राई के लास्ट में वाई है, पहले कॉन्सोनेंट आर है, तो इसका ट्राइस हो जाएगा। फ्लाई है, लास्ट में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वाई हटाकर आई कर देंगे और ई एस जोड़ देंगे तो फ्लाइस हो जाएगा। इसी तरह स्वर के अंत में वाई हो और मुख्य क्रिया के अंत में वाई से हो रहा हो मुख्य क्रिया का अंत, लेकिन उसके पहले अगर स्वर आता है जैसे ए आई ओ यू, तो ऐसे में वाई के बाद केवल एस लग का प्रयोग होगा। जैसे सैज है, ठीक है, लास्ट में वाई से अंत हो रहा है, इसके पहले हमारे पास एक स्वर आया है, स्वर यानी कि वोवेल, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा खाली एस जुड़कर सेज। इसी तरह प्ले है, लास्ट में वाई से अंत हो रहा है इस क्रिया का प्ले का, और उससे पहले स्वर आ रहा है ए वोवेल, तो इसका खाली एस जुड़ के हो जाएगा प्लेस। इसी तरह दोस्तों लास्ट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल प्लूरल रहेगा, जैसे आई वी यू योर यू, तब क्रिया में एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए इन चीज़ों का प्रयोग सिंगुलर के साथ में नहीं, इन्हें प्लूरल 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 भी माना जाता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को प्लूरल कहा जाएगा। यू का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, इसलिए मोस्टली इसके अंत में एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि यू, तो इसके तुम जाते हो हम बोलेंगे, जैसे कि तुम जाते हो, तो इसका हम बोलेंगे यू, और वर्ब में कोई भी एस एस नहीं लगेगा, यू गो रहेगा। मैं जाता हूँ यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है आई, आई के बाद में भी जो भी क्रिया होती है उसके लास्ट में एस एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे होगा सिर्फ आई गो। इसी प्रकार से सब्जेक्ट अगर ही सी इट या किसी नाम से हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो एस या एस तभी आएगा जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ डबल एस एस एच या सी एच अल्फ़ाबेट आ रहे हों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ही सी इट या किसी नाम के आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तभी आएगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम हम किसी का नाम ले रहे हैं, प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो राम गो के आगे हो जाएगा ई एस, गोस टू स्कूल डेली। इसी तरह वर्ब गो के अंत में ओ आ रहा है, आप देख लीजिए वर्ब के अंत में ओ आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे ई एस जोड़ दिया। इसी तरह वर्ब के अंत में वाई आएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे रूल्स में। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है। जैसे कोई भी फेमस या बड़े व्यक्ति के नाम लेकर कोई भी सेंटेंस बनाया जाएगा तो उसमें उस व्यक्ति को सिंगुलर ही माना जाएगा और एस एस भी उसी के हिसाब से यूज़ किए जाएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी वाक्य लेकर उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करेंगे इस रूल्स के हिसाब से, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के। इससे आपको अपने कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अभी हम अपना पहला सेंटेंस देखते हैं और इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में इस रूल्स की हेल्प से। पहला सेंटेंस है, हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा हम, हमारा
ऑब्जेक्ट है फिल्म और क्रिया हो रही है देखना। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी, फिर हमारी क्रिया लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, और क्या देखते हैं मूवी, और कब देखते हैं रात में, तो ये प्रीपोजिशन के हिसाब से एट लगेगा इसमें। और रात को बोलते हैं नाइट। इस तरह से हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। हम अपना दूसरा सेंटेंस देखेंगे, राम सदा सत्य बोलता है। तो यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है, राम सत्य बोलता है, सत्य हमारी क्रिया है। दोस्तों इसके पहले हमेशा भी आ रहा है, हमेशा के लिए हम ऑलवेज का यूज़ करते हैं जो हमारी क्रिया से पहले आता है। ऑलवेज दोस्तों जो भी शब्द जोड़ देकर बोलने वाला होता है वो हमारी क्रिया से पहले आता है। राम ऑलवेज बोलने का बोलते हैं स्पीक, और ऑब्जेक्ट है हमारा सत्य, क्या बोलता है सत्य यानी कि ट्रुथ। इस तरह हमारा ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। इसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं सुबह ताश खेलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, क्रिया हो रही है खेलना, और ऑब्जेक्ट है मेरा ताश, और फिर हमारा प्रीपोजिशन के साथ में आएगा सुबह। तो आई का हो जाएगा मैं, इसके बाद में हमारी क्रिया आएगी प्ले, द कार्ड्स इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा हिंदी का जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है मोहन घर जाता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट होगा मोहन, क्रिया हो रही है जाना, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन नाम है, और जब भी किसी का नाम आता है तो क्रिया होती है गो, लास्ट में ओ है तो हम इसके साथ में ई एस लगा देंगे। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर को बोलते हैं होम, और टू होम हो जाएगा प्रीपोजिशन के साथ। दोस्तों प्रीपोजिशन के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपके सारे प्रीपोजिशन का यूज़ करना आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह सड़क पर दौड़ता है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है ही, दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट है, वी सॉरी ही रन ऑन द रोड। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। इसके बाद है हम हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, क्रिया हो रही है या वर्ब है हमारी खेलना यानी कि प्ले, और उसके बाद में हॉकी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के शब्द होते हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं अफर्मेटिव में। इसके बाद हम इसका नेगेटिव देखेंगे। दोस्तों नेगेटिव बहुत सिंपल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नोट लगाना पड़ता है, लेकिन नोट के साथ में आपको डू या डस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। दोस्तों इसका जो रूल्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा या फॉर्मूला होता है, वो सेम ही रहता है, सिर्फ हम डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है यानी नकारात्मक बन जाता है। डस का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ में, और डू का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई वी दे यू। दोस्तों ध्यान रखिएगा आई वी दे यू इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है, और ही सी इट इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। नेगेटिव वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और क्रिया में एस यस नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को नकारात्मक बना रहे हैं तो आपको एस यस नहीं जोड़ना है, सिर्फ आपको डू नॉट या डज नॉट का ही यूज़ करना है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है।
जब नेवर के साथ में डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों अगर कभी भी हमारे पास ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें कभी नहीं का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ हम नेवर का यूज़ करेंगे, और जहाँ भी नेवर का यूज़ करेंगे वहाँ पे डू डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। यदि वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब कभी नहीं वाले वाक्यों में क्रिया एस एस जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों आई रहेगा, उसके साथ में डू नॉट का यूज़ होगा, वी के साथ डू नॉट का, दे के साथ डू नॉट का, यू के साथ डू नॉट का, जबकि ही सी इट के साथ में डज नॉट का। चलिए हम लोग कुछ नेगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं, इससे आपके डाउट और क्लियर होंगे और आपको प्रैक्टिस भी होगी। दोस्तों हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। पहला शब्द हम लेते हैं कि हम लोग, पहला वाक्य हम ले रहे हैं कि हम लोग नहीं खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में डू का यूज़ होता है। वी डू नॉट, और क्रिया हो रही है हमारी खेलना, यानी कि प्ले। इसके साथ में कोई भी एस एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि हम डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा प्ले। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। तो ये लड़के हमारा सब्जेक्ट रहेगा, दीज बॉयज़, इसको हम बोलेंगे दीज बॉयज़। दोस्तों ये लोग क्लियर कर रहे हैं खेलना, हमारी वर्ब होगी प्ले, लेकिन हमें नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, और तो यहाँ पर आएगा डू नॉट प्ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कई सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, ये लड़के कई सारे प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो दे दिस बॉयज़ डू नॉट प्ले ऑन द रोड। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट को डजंट भी इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इसे हम लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर आएगा डू नॉट, जाना हमारी क्रिया होगी यानी कि गो, और स्कूल जाना है तो टू स्कूल। ठीक है। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा वह, यानी कि ही। दोस्तों ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डज का यूज़ होगा, और डज, ये नकारात्मक सेंटेंस है तो नॉट, और पढ़ता है यानी कि रीड। दोस्तों अगला सेंटेंस है, वे लोग काम नहीं करते हैं। तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कि दे डू नॉट वर्क। इसके बाद होगा रमेश नहीं खेलता है, तो इसका बनेगा रमेश। दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होगा, डज नॉट प्ले। दोस्तों इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य या सेंटेंस। इसके लिए हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू या डज, उसे पहले लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी की हेल्प से, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने इन हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया है, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम यहाँ पर यू की बात कर रहे हैं, तो यू से पहले हमें डू लगेगा, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा वो होगा यू, उसके बाद हमारी क्रिया यानी वर्ब आएगी, उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है,
थर्ड फॉर्म या कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा। डू यू नो? इंग्लिश। इस तरह से हमारा ये हिंदी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। इसी तरह हमारा अगला वाक्य है, क्या वह खाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ही है हमारा सब्जेक्ट वह, तो ही के साथ में डज लगता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज ही। और हमारी जो वर्ब है खाता है की इंग्लिश में बनेगी ईट, यानी कि ईट और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज ही ईट। इसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस है, क्या रमेश और आनंद विद्यालय जाता है? तो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, रमेश एंड आनंद। तो ये सेंटेंस बनेगा डू रमेश एंड आनंद गो टू स्कूल। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस रहेगा, क्या हम लोग दौड़ते हैं? तो इसका बनेगा डू वी रन। ठीक है। उसके बाद में क्या वे लोग खेलते हैं? तो इसका बनेगा, वे लोग के लिए हम क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे डू दे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस रहेगा, क्या वह विद्यालय जाती है? तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी रहेगा, डज सी गो टू स्कूल। तो दोस्तों, इस तरह से हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। दोस्तों, अभी तक हम जो शब्द देख रहे थे उसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाकर प्रश्नवाचक सेंटेंस बना रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें हमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि वाट, हुम, वाई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि तुमको कौन पढ़ाता है? इसमें हम खाली हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा हु टीचेस यू। इसी तरह ये लड़के स्कूल कब जाते हैं? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के, यानी दीज बॉयज़। और जाना हमारी क्रिया होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसे प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें वहन लगाना पड़ेगा सामने, और डू हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। वहन, फिर आएगा डू, फिर सब्जेक्ट दिस बॉय गो टू स्कूल। दोस्तों, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा समझने के लिए। बाकी मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ पेन टैब का यूज़ करके लिखने की। उसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ ही रही होगी। अगला सेंटेंस है, तुम सुबह किसको पढ़ाते हो? तो इसके लिए किसको पढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे whom। डू यू टीच इन द मॉर्निंग। उसके अलावा तुम कहाँ रहते हो? तो ये हमसे पूछ रहा है कहाँ रहते हो, तो उसके लिए हमें वेयर यूज़ करना पड़ेगा जगह के लिए। वेयर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी लिव। वेयर डू यू लिव। उसी तरह राधिका खेलने कब जाती है? दोस्तों, उसमें पूछ रहा है समय कब, समय के लिए हम वहन का यूज़ करेंगे, वहन। और दोस्तों, राधिका में एक नाम दिया हुआ है तो डज लगेगा, डज राधिका। हेल्पिंग सर मेन वर्ब आएगी गो टू
प्ले। इसके बाद दोस्तों हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिनमें जो प्रश्नवाचक भी होंगे और जो नकारात्मक भी होंगे। इनमें दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसमें हमें पहले डू डज़ लगाना रहेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हु, व्हेन, हुम, वेयर ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है। इसमें हमसे प्रश्न भी पूछ रहा है और ये नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम डू और डस लगाएंगे और साथ में आपको कौन सा खेल पूछ रहा है तो इसके लिए हमें विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विच गेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो पहले आएगी सब्जेक्ट से, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट है यू। उसके बाद में नॉट आएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। उसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस है, फुटबॉल कौन नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें लिखना रहेगा सबसे पहले हु, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट स्पष्ट तरीके से नहीं दिया गया है, इसलिए कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इसके बाद हम सीधे लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फुटबॉल। इसी तरह अगले सेंटेंस में वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है। तो वह हमारा सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम नहीं जानते कौन है और पूछ रहा है क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों क्यों का यूज़ रहेगा तो हमें लगाना पड़ेगा वाई। उसके बाद में आएगा डज ही, फिर जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट। ये देखिए, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी है आना यानी कि कम। हेयर, और अब के लिए लिखेंगे नाउ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वाक्य भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद में क्या राम घूमने नहीं जाता है। दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पर, तो क्या के लिए आपको लिखना पड़ेगा, या इसको आप सीधे हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके ही लिख सकते हैं। यहाँ पर राम एक नाम है तो इसके लिए हमें डस का यूज़ करना पड़ेगा। डज राम नॉट गो फॉर वॉक। ठीक है, इसी तरह क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों वह हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए डज लगेगा। डज ही, फिर उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट स्टडी इंग्लिश। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंटली बोलना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि इस क्लास में हम आपको पूरी कोशिश करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में सारा नॉलेज देने की, सारी ग्रामर सिखाने की और आपको प्रैक्टिस कराने की। मिलते हैं अगली क्लास में।